हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। मैं हूं संजू दत्तरवाल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में, जो कि है आर्टिकल 352, जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है, और कितने तरह की इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अगर देखो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी के वेबमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनश्राइन किए गए हैं, जो कि पार्ट 18 के अंदर दिए गए हैं, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। तो ये आर्टिकल्स आपको याद रखनी है। उसके अलावा इन आर्टिकल्स के अंदर तीन ऐसे आर्टिकल है जो तीन तरह की इमरजेंसी की बात करते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 352 जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 356 जो बात करता है स्टेट इमरजेंसी की। और तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 360 जो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो ये तीन तरह की इमरजेंसी है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, जिनके बारे में बात की गई है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 352 के बारे में, जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी को किन ग्राउंड्स पर डिक्लेयर किया जाता है, उसको अप्रूव करने का तरीका क्या है, और नेशनल इमरजेंसी को फिर कैसे रिवोक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी को किन किन ग्राउंड्स पर डिक्लेयर किया जा सकता है। तो देखो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के तीन ग्राउंड्स है, जिसमें पहला ग्राउंड है वॉर, जिसमें और दूसरा ग्राउंड है वो है एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा ग्राउंड है आर्म्ड रिबेलियन। अगर इन तीन ग्राउंड के कारण प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी या फिर इंडिया के किसी एक पार्ट की सिक्योरिटी पर खतरा है या डेंजर है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखो नेशनल इमरजेंसी भी दो तरह की होती है, जिसमें पहली है एक्सटर्नल इमरजेंसी और दूसरी है इंटरनल इमरजेंसी। अब ये दोनों क्या है और इन किस किस ग्राउंड पर ये डिक्लेयर होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो एक्सटर्नल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के दो ग्राउंड है, एक तो है वॉर और एक है एक्सटर्नल एग्रेशन। लेकिन इंटरनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का सिर्फ एक ही ग्राउंड है, वो है आर्म्ड रिबेलियन। तो इनको समझने से पहले आपको इनका डिफरेंस समझना होगा कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या डिफरेंस है और इसके बेसिस पर एक्सटर्नल इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर होती है। तो इसको मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो दो कंट्रीज है, हम इंडिया और पाकिस्तान को लेते हैं। तो अगर ये दोनों कंट्रीज एक फॉर्मल डिक्लेरेशन करती है कि हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस का यूज करने वाले हैं, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है वॉर, जहां दोनों ही कंट्रीज पहले से ही एक फॉर्मल डिक्लेरेशन करती है कि हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस का यूज करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्सटर्नल एग्रेशन इस शब्द की बात करें, तो इस शब्द का अगर हम बात करें तो बहुत ही वाइड मीनिंग है, बहुत ही वाइड स्कोप है। कैसे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाती हूँ कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों कंट्रीज हैं, और ये दोनों कंट्रीज में से कोई भी कंट्री फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं करती है आर्म्ड फोर्सेस को यूज करने का। लेकिन उसके बाद भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस यूज करती है, लेकिन जो दूसरी कंट्री है वो किसी भी तरह की कोई भी आर्म्ड फोर्सेस यूज नहीं करती है। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है एक्सटर्नल एग्रेशन। और वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर जो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंटरनल इमरजेंसी की बात करें तो इसको डिक्लेयर किया जाता है आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर। अब जो ये शब्द है आर्म्ड रिबेलियन, ये यहाँ पर शुरुआत से नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो यहाँ पर ये वर्ड शुरुआत से नहीं था। इस शब्द की जगह एक और वर्ड यूज होता था जो कि था इंटरनल डिस्टर्बेंस। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 के अंदर, जिसके द्वारा आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को ऐड किया गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन वर्ड के साथ।
तो ये थे हमारे दो टाइप, जहां हमने बात की कि एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होती है और दूसरी तरफ हमने बात की कि इंटरनल इमरजेंसी क्या होती है और किन ग्राउंड पर ये डिक्लेयर होती है। और ये तीनों ही ग्राउंड हमारे आर्टिकल 352 के ग्राउंड है, जहां बात की गई है कि इन 3 ग्राउंड पर प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई है कि इंडिया की सिक्योरिटी या उसके किसी पार्ट पर खतरा है तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अब बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने का तरीका क्या है। तो देखो, सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी पास होती है कैबिनेट से। अगर कैबिनेट को लगता है कि आर्टिकल 352 के ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं और उनको लगता है कि नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के पास एक रिटन एडवाइस भेजते हैं कि इमरजेंसी लागू होनी चाहिए। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट कैबिनेट की इस रिटन एडवाइस से सेटिस्फाई है तो वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देते हैं। अब इमरजेंसी तो डिक्लेयर हो गई, लेकिन ये इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर। अब जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी प्रेसिडेंट ने, तो वो पार्लियामेंट के पास जाती है फर्दर अप्रूवल के लिए। तो देखो, पार्लियामेंट के पास नेशनल इमरजेंसी अप्रूवल के लिए चली तो जाती है, लेकिन बात आती है कि उसको अप्रूवल मिलेगा कैसे। तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेज स्पेशल मेजोरिटी से इमरजेंसी को अप्रूव करेंगे, तब उसे अप्रूवल मिलेगा। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है, तो इसे समझते हैं पहले। तो देखो, स्पेशल मेजोरिटी की दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मेजोरिटी होनी चाहिए। दूसरा है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। अब ये दोनों ही कंडीशंस है जो स्पेशल मेजोरिटी की, ये ऐड की गई है हमारे 44th अमेंडमेंट द्वारा, और इससे पहले ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब मान लो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो गई है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही ने ही इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है, तो अगले 6 महीने तक इमरजेंसी लागू रहती है। ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि देखो, इमरजेंसी तो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, क्योंकि पहले भी जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए रही है, लेकिन फिर यहाँ पे 6 महीने का टाइम पीरियड ही क्यों दिया गया है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो सिर्फ 6 महीने लगातार 6 महीने के लिए एक बार में लागू रह सकती है। फर्दर अप्रूवल के लिए दोबारा से ये प्रोसीजर करना होता है। तो ये है इसका मतलब। जैसा कि आपको पता है कि अब तक इंडिया के अंदर 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। अगर आपको तीनों नेशनल इमरजेंसी के पीछे का रीजंस और हिस्ट्री को जानना है, तो आप हमारे आई बटन पर दिए गए इस वीडियो को प्रेस करके देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको फुली बताया कि कैसे तीनों इमरजेंसी के पीछे की हिस्ट्री क्या थी और रीजंस क्या थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेशनल इमरजेंसी के रिवोकेशन की प्रोसेस की तरफ। देखो, इमरजेंसी को डिसअप्रूव करने के 2 ही तरीके हैं। पहला, अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जिन ग्राउंड्स पर, जिन कंडीशंस पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था वो कंडीशंस तब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो वो तुरंत ही इमरजेंसी को खत्म कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी से भी परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी से भी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है जहां पर इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है कि अगर लोकसभा ये बोले कि हम फर्दर जो इमरजेंसी है उसको डिसअप्रूव करते हैं, तब उसी वक्त से इमरजेंसी खत्म हो जाती है। हमने बात की कि आर्टिकल 358 में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के ग्राउंड्स क्या है, उसको अप्रूव करने का क्या तरीका है और रिवोक करने का क्या तरीका है। अब बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने से उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो, अगर हम नेशनल इमरजेंसी के इम्पैक्ट की बात करें तो उसका इम्पैक्ट हम 2 तरीकों से देख सकते हैं। पहला तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में कि सेंटर के और स्टेट के रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन दोनों ही चीजों के बारे में आर्टिकल 353 जो बात करता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके अलावा 2 और आर्टिकल है जो आर्टिकल 358 और 359 जो बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए इन्हें समझते हैं। तो देखो, अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद सेंटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। स्टेट के जितने भी पावर्स होते हैं वो सेंटर के पास शिफ्ट हो जाते हैं।
कैसे हो जाते हैं, तो चलिए पहले इसे समझते हैं। तो देखो, अगर हम आर्टिकल 353 की बात करें तो आर्टिकल 353 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी जैसे ही डिक्लेयर होती है, सेंटर स्टेट को गवर्नेंस के लिए डायरेक्शन देता है और उसके साथ साथ स्टेट के बिहाफ पर जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके पास पावर होती है स्टेट पर लॉज बनाने की, उन पर भी सेंटर लॉ बना सकता है। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए जितने भी सब्जेक्ट है उन पर भी लॉ बना सकता है। तो इसी वजह से जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, क्योंकि सारे जो स्टेट की पावर्स है वो तो सेंटर के पास शिफ्ट हो गई है। तो इस वजह से सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो, फंडामेंटल राइट के इम्पैक्ट पर इस दो आर्टिकल बात करते हैं। एक तो आर्टिकल 358 है और एक आर्टिकल 359 है। तो चलिए पहले इन दोनों आर्टिकल को हम एक एक करके समझते हैं। तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो जो आर्टिकल 19 है जिसके अंदर हमें 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। इसके लिए प्रेसिडेंट कोई मतलब अलग से प्रोक्लामेशन नहीं करते हैं आर्टिकल 358 के अंदर। लेकिन 44th अमेंडमेंट आया जब 1978 के अंदर, उसने ये बहुत बड़ा चेंज किया आर्टिकल 358 के अंदर, जिसने ये किया कि जब जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर लागू होगी, सिर्फ उसी सिचुएशन के अंदर आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। आर्म्ड रिबेलियन पर अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हुई है तब उस सिचुएशन के अंदर आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 358। अब बात करते हैं आर्टिकल 359 के बारे में। तो आर्टिकल 359 कहता है कि जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है उस टाइम पर जितने भी बाकी फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जो आर्टिकल 12 से 35 के अंदर दिए गए हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं, जिसके लिए प्रेसिडेंट एक प्रोक्लामेशन करते हैं। लेकिन इसमें भी 44th अमेंडमेंट ने ये चेंज लाया कि इसके अगर आर्टिकल जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उस टाइम पर भी आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होते हैं। अब सिर्फ इन दोनों आर्टिकल्स को छोड़ने के पीछे का रीजन क्या था वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखो, पहले जब हमारी तीनों नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को, जो अपोजिशन के लीडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, बहुत सारे लोगों को बिना कोई कारण के डिटेन किया जा रहा था, ये कहकर कि इन सब की एक्टिविटीज नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और उनके राइट्स जो आर्टिकल 20 और 21 के अंदर दिए गए हैं उनको मिसयूज किया जा रहा था। इसी वजह से नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर 44th अमेंडमेंट द्वारा ये कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जहां हमने आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है उसको बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज के अंदर समझा है। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको आर्टिकल 352 बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसका पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोविजंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे इन वीडियोस को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के बारे में।